Hello students, as we know chapter 6 has completed. So today in this video I am going to start next chapter which is chapter 7 cyber ethics. In this chapter we shall discuss about netiquettes, cyber ethics, frauds related to e-commerce, and digital property, right along with open source philosophy, software license, freedom of information and digital divide. So let's start. The internet is a vast repository of information, or you can say storehouse of information, most of which is freely available to the users. In such scenario, misuse of information through internet is real threats. It is the responsibility of the users themselves to ensure that the environment of the internet remains safe and secure for information exchange. तो इंटरनेट में क्या आपका एक सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाता है और यू कैन से आपका एक स्टोर हाउस इन्फॉर्मेशन का एक स्टोर हाउस है जहाँ पे आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, मिसयूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेशन का मिसयूज होना एक रियल थ्रेट होता है। तो यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंश्योर करना कि जो इंटरनेट का जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा सेफ और सिक्योर रहे इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज को लेकर। So let's discuss about netiquettes. The term netiquettes is a combination of two words, net or you can say internet and etiquettes, good manner. It is defined as a special set of rules that governs the behavior of user communicating online. तो नेटिकेट्स आपका क्या, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है नेट एंड एटिकेट्स, जो नेट इंटरनेट और गुड मैनर का ये कॉम्बिनेशन, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ये एक तरह से एक रूल तैयार किया जाता है। नेटिकेट्स में आपको एक रूल के जैसे इसे तैयार किया जाता है जो कि यूजर जो ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं, उनके एक बिहेवियर का के लिए एक रूल डिसाइड किया जाता है ताकि उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। द कम्युनिकेशन कैन बी वाया ईमेल्स, फॉरम्स, ब्लॉग्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक्सेट्रा. Or you can say in simple word, or you can say an informal set of rules or polite behavior that is expected to be followed while using the internet. तो नेटिकेट्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ऐसा इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल्स है और आप कह सकते हो पोलाइट बिहेवियर है जो कि हम यूजर से एक्सपेक्ट करते हैं जब वो इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे कोई काम कर रहे होते हैं या इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। Applying ethics to the world of the internet means we must ensure that our actions do not harm or cause inconvenience to other online user. तो इस एथिक्स को अप्लाई करने का ये हमारा मेन रीज़न ये होता है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारा जो काम होता है, हमारा जो एक्शन होता है वो किसी दूसरे ऑनलाइन यूजर के साथ इनकन्वीनियंट, वो उस हमारे काम की वजह से, हमारे एक्शन की वजह से वो इनकन्वीनियंट फील नहीं कर पाए। इन अदर वर्ड, वी मस्ट ऑब्जर्व पर्पस प्रॉपर एथिकेट्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो इसको बहुत सिंपल में हमें ऐसे समझना चाहिए कि हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें एक प्रॉपर एथिकेट्स को यूज करना चाहिए, प्रॉपर एथिकेट मेंटेन करना चाहिए। गाइडलाइन टू फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन आर एज फॉलो: यूज प्रॉपर सैल्यूएशन एंड सिग्नेचर. When communicating online, always begin your message with a salutation and end with your name or signature. Which means जब भी आप कभी ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे होते हो थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज, आप अपने मैसेज को हम के स्टार्ट में हमेशा ग्रीट करना चाहिए और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर और नेम के साथ उसको एंड करना चाहिए। इंक्लूड ए सब्जेक्ट लाइन. गिव a description phrase in a subject line of the message header that convey the purpose of the message. तो आपका जो भी मैसेज या ईमेल्स है उसमें एक सब्जेक्ट लाइन का जो ऑप्शन होता है उसे जो फीड करना चाहिए। इससे ये समझ में आया कि आपके मैसेज का पर्पस क्या है। कीप योर मैसेज कंसाइज, और कोशिश करना चाहिए कि आपका मैसेज जितना छोटा से छोटा हो सके। बी प्रिसाइज एंड कैची वाइल ड्राफ्टिंग ए मैसेज सो दैट पीपल कैन क्विकली रीड इट. मैसेज को कोशिश करना चाहिए इतना छोटा से छोटा रखें ताकि जो दूसरे यूजर हैं जो आपके मैसेज को रिसीव करते हैं वो आसानी से आपके मैसेज को जितना जल्दी हो सके उसे पढ़ सकें। बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड सरकाज़म. ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू ट्रीटेड बाई अदर्स. तो लोगों को वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें. डू नॉट इंक्लूड सरकास्टिक और इंसल्टिंग कमेंट्स इन योर मैसेज. ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज एंड बी कर्टियस वाइल पोस्टिंग योर ओपिनियंस ऑन द ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप. तो आपको ऐसे समझा कि आपको कभी भी अपने मैसेज में ऐसे कमेंट, सरकास्टिक या इंसल्टिंग कमेंट नहीं मैसेज में आपको देने चाहिए जो आपको पसंद नहीं हो। ऑब्वियसली आप जो नहीं पसंद करते आप ऐसा किसी को नहीं देना चाहोगे। ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर व्यूज एंड बी कर्टियस वाइल पोस्टिंग योर ओपिनियन. आप जब भी किसी तरह का ओपिनियन देते हो या कोई कमेंट पास करते हो तो उसमें दूसरों के व्यूज़ का जो होता है, दूसरे के व्यूज को, दूसरे के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए
और आप जो कमेंट करते हो वो पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट वे में अपने कमेंट को भी देना चाहिए, किसी के इमोशन हर्ट नहीं हो या फिर किसी को बुरा नहीं लगे। रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी, डू नॉट रीड और फॉरवर्ड अनदर पर्सनस मेल विदाउट सीकिंग द हिज परमिशन। तो कभी भी आपको किसी भी दूसरे यूजर्स के मेल्स मैसेज को एक तो बिना उनके परमिशन के देखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, और कभी भी उससे किसी और को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। गोइंग थ्रू अनदर पर्सन वर्क्स कुड लैंड यू इन ट्रबल। और इस तरह का अगर आप कुछ करते हो कि किसी के दूसरे यूजर के मैसेजेस को मेल्स को आप उनके बिना परमिशन के आप पढ़ते हो या फिर फॉरवर्ड करते हो, तो आपको ये सब हो सकता है किसी बड़े प्रॉब्लम में आपको ये डाल सकता है, ये एक्शन आपका किसी बड़े प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। ओबे कॉपीराइट लॉज, डू नॉट कॉपी और पोस्ट समवंस कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट एंड क्लेम इट इज़ योर ओन। कभी भी इंटरनेट पे किसी दूसरे के काम को, लाइक आपको पोएम बहुत अच्छा लगता है या फिर कोटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ या स्टोरी बहुत अच्छा लगता है कि आपको लिखना या पढ़ना जो भी, तो वैसे में आपको ऐसा बहुत बार ऐसा केस होता है कि आपको किसी की कोट्स पसंद आ जाते हैं, किसी के पोएम पसंद आ जाते हैं, किसी की स्टोरी पसंद आ जाती है। तो कभी भी किसी दूसरे के कंटेंट को, चाहे वो पोएम हो, स्टोरी हो, वट एवर इट इज़, किसी भी तरह के कंटेंट को शेयर करने में अपना नाम अपने आप अपना क्लेम करके नहीं शेयर करना चाहिए कि ये आपका है। यू मे फेस सीवर कंसिक्वेंसेज इफ़ यू डू नॉट ओवे कॉपीराइट लॉ। अगर आप ऐसा करते हो कि किसी दूसरे के कंटेंट को आप अपना बताकर शेयर करते हो, तो हो सकता है कि आप किसी गंभीर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो इन फ्यूचर। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू बी पिक्ड अप फ्रॉम द इंटरनेट, इट्स रिसोर्सेज मस्ट बी मेंशन्ड। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंस होता है या कुछ ज़रूरत होती है आपको कि आपको इंटरनेट से किसी के कंटेंट को कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है या उनको शेयर करने की जरूरत पड़ रही है, तो मस्ट बी शेयर रियल, आप कह सकते हैं ऑनर, उनके जो एक्चुअल उनके जो कॉपीराइट, जिनका कॉपीराइट होता है या जहाँ से आप जो रिसोर्स होता है, आप जहाँ से वो कंटेंट को आप ले रहे हो, उस रिसोर्स को एटलीस्ट डाउन मेंशन कर देना चाहिए। डू नॉट इंडल्ज इन स्पैमिंग, स्पैमिंग में कभी मतलब नहीं आना चाहिए, स्पैम में बिल्कुल भी नहीं स्पैम करना चाहिए, स्पैमिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्पैमिंग रेफर्स टू फ्लूडिंग द यूजर्स इनबॉक्स विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट एंड मैसेज। तो स्पैमिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी यूजर्स के पास अगर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट या मैसेज जाता है तो वो स्पैमिंग होता है। तो नेवर सेंड फॉरवर्ड और रिस्पॉन्ड टू सच स्पैम मैसेज। तो आपको कभी भी किसी भी यूजर को कभी भी अननेसेसरी अनवांटेड मैसेज नहीं सेंड करने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं सेंड करना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं तो आपको भी ऐसे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, रिमेंबर टू चेक योर स्पेलिंग एंड ग्रामर बिफोर पोस्टिंग योर मैसेज। ऑलवेज अंडरस्टैंड वट एवर यू आर एक्सप्रेसिंग शुड ऑलवेज मेक सेंस। बी पोलाइट एंड कर्टियस टू एवरीवन। तो आप जब भी कोई मैसेज सेंड करते हो या फिर मेल पोस्ट करते हो, तो वैसे में आपको हमेशा अपने स्पेलिंग और ग्रामर को बिल्कुल हमेशा चेक करते रहना चाहिए, और ये हमेशा समझना चाहिए कि आप जो मैसेज कर रहे हो, जिसे भी सेंड कर रहे हो, वो उस आपके मैसेज को आपको अच्छे से वो मेक सेंस, मतलब कुछ आप वो समझना, उनको समझ आना चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट इमोशंस एंड एक्रोनिम्स। डू नॉट रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑनलाइन टू मिनिमाइज द साइबर थ्रेट। बी विजिलेंट टू टेक प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको क्या, डू नॉट रिवील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। तो आपको अगर साइबर थ्रेट से बचना चाहते हो तो कोशिश करना चाहिए कि इंटरनेट पे आप अननोन, आपको किसी तरह का हर तरह का प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। नेवर शेयर योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, एटीएम पिन, क्रेडिट कार्ड नंबर, लॉकर नंबर एक्सेट्रा विद एनी वन थ्रू ईमेल, मैसेज और एनी अदर मीन्स ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे कभी भी आपको कोई किसी भी तरह का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कह लो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कह लो, कुछ भी जो कि एटीएम पिन नंबर हो गया, कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, लॉक नंबर हो गया, इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन है कभी भी थ्रू मेल, थ्रू मैसेज आपको शेयर नहीं करना चाहिए। चाहे वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो, लाइक आप ऑनलाइन कॉल पे मैसेज कर रहे हो या वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो या फिर मैसेज किसी को कर रहे हो, इंस्टेंट मैसेज से मैसेज कर रहे हो या मेल्स के थ्रू मैसेज कर रहे हो, तो कभी भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं और कैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, वो कभी भी इस तरह से आपको मेल्स के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपको नहीं सेंड करना चाहिए। बी कॉशंस वाइल मेकिंग एनी ऑनलाइन पेमेंट। और जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर रहे हो, किसी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप जब कर रहे होते हो ऑनलाइन पेमेंट, तो वहाँ पे आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। बी टॉलरेट एंड केयरफुल। एवरी पर्सन हैज देयर ओन व्यूज रिगार्डिंग एनी मैटर, देयरफॉर व्हाइल पोस्टिंग अ क्वेश्चन आस्क द एप्रोप्रिएट वन, ऑलवेज हियर एंड रेस्पेक्ट अदर्स पीपल्स आइडियाज।
तो जब हर लोग का, हर पर्सन का अपना खुद का एक व्यू होता है, खुद का एक ओपिनियन होता है, हर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग अपना सबका अलग अलग व्यू और ओपिनियन होता है। तो वैसे में जब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए क्वेश्चन अप्रोप्रिएट हो। और लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें ऑलवेज हियर एंड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स आइडिया, दूसरे की बातें या कमेंट को देखना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। So this is about guidelines to follow while communicating online. Now come to the next topic, which is cyber ethics for e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce. As we know, e-commerce stands for electronic commerce. हम ऑनलाइन जब हम किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कहलाता है, जो कि हम फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होते हैं, विच रेफर्स टू द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। तो किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, चाहे वो सर्विस का हो या गुड्स का हो, हम ऑनलाइन अगर इंटरनेट की हेल्प से किसी तरह का भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो वो आप ई कॉमर्स कहलाता है। द इंटरनेट ऑफर्स अस कन्वीनियंट वेज टू शॉप फ्रॉम आवर होम्स और ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इंटरनेट हमें एक ऐसी फैसिलिटी कह सकते हो प्रोवाइड करता है, बहुत कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि हम अपने घर से या ऑफिस से कहीं से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। वी कैन बाय और सेल न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स। हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कुछ किसी भी नए प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, या फिर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को भी हम परचेज कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। वाइल बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, ईच एसोसिएट शुड स्टिक टू एथिकल कंडक्ट टू इंश्योर दैट नो वन इज चीटेड और ट्रेड इन एनी फॉर्म। तो चूँकि हम सेलिंग और परचेजिंग हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो ये एक इथिक्स कह सकते हो कि होता है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि जो यूजर्स होते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो कभी भी चीट उनके साथ कभी किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। गुड एथिक्स लीड टू द कंपनी प्रोवाइडिंग द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। Doing business legally and ethically benefits not only the company but also its stakeholders, including employees, customers, suppliers, investors, etc., and thus increases trust and satisfaction. तो आपको ये गुड इथिक्स, अगर ई कॉमर्स में गुड इथिक्स में ये कहा जाता है कि आपको जितना हो सके मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब जिस तरह के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके प्रोडक्ट के बारे में मतलब जितना हो सके आप रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। कोई भी बिजनेस अगर आप लीगली और इथिकली करते हो, अच्छे से मतलब जो उनका एक तरीका अच्छे तरीके से करते हो, तो ये ऑब्वियस है कि आपके कंपनी को बेनिफिट्स देता है। और साथ ही सिर्फ कंपनी को नहीं, साथ ही साथ उनके कंपनी से जुड़े जो सारे लोग होते हैं, लाइक स्टॉक होल्डर, इंक्लूड एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सप्लायर्स, सारे लोग को फ़ायदा होता है। और ये कस्टमर का और कैसे कंज्यूमर का ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रॉड। Fraud means purposely misrepresenting fact to deceive another person for personal gains. तो फ्रॉड को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी दूसरे पर्सन के बारे में किसी तरह का कोई फैक्ट, मतलब धोखे से कोई फैक्ट रिप्रेजेंट करके आप दूसरे पर्सन के साथ धोखा करते हो अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे लोग के साथ आप धोखा करते हो, तो फ्रॉड कहलाता है। द सेट गैन इन द फॉर्म ऑफ मनी, गुड्स और इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, चाहे ये फ्रॉड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, गुड्स के फॉर्म में हो, या फिर इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हो। सो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड्स। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड। दे आर कैटेगराइज इन डिफरेंट category, and the first one is misleading product listing. In the case of e-commerce, the customer cannot touch the product which they are buying. The decision is based on viewing the pictures and the videos of the product. तो आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो, ऑनलाइन जब आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या गुड्स परचेज करते हो, तो वैसे इस केस में क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के केस में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते हैं, वो हाथ से देख के छू के नहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। उन्हें अब जो डिसीजन लेना होता है किसी भी गुड्स को परचेज करने का, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, वो पिक्चर के बेस पे या फिर वीडियो के बेस पे लें। जो वीडियो प्रोवाइड करती है कंपनी, उस वीडियो के बेस पे आपको वो प्रोडक्ट आपको परचेज करना होता है। द बायर रीड डिस्क्रिप्शन दैट में गिव ए लिटिल और इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो और क्या होता है, बायर्स जो होते हैं, जो परचेज कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, वो आपके कुछ डिस्क्रिप्शन, आपके जो प्रोडक्ट आप वो खरीदना होता है उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अकॉर्डिंगली वो परचेज करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिले प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के साथ उनके साथ कुछ मिसलीडिंग हो सकती है, उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट।
Some sellers may utilize third-party suppliers, drop shipping and ship stolen or refurbished goods. तो ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत मोस्ट ऑफ चांसेस ये होते हैं कि आपके सामने नकली प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी आपको सेल कर दिया जाता है, आपको बेच दिया जाता है। कुछ जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी सप्लायर का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं या फिर किसी का चोरी का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं आपको प्रोवाइड करने के लिए, या फिर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, some seller include no refund, no return or as is clause in fine print that prevents buyer from obtaining a refund or exchange for defective or unsuitable items। तो कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो जिनके में मतलब जो उनका जो पॉलिसी होता है उसमें रिफ़ंड और रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो कभी कभी यूजर्स कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जो उनको उनमें कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, मतलब उनको कुछ सही नहीं लगता है उनको, या फिर उनको सूट नहीं कर रहा होता है, तो वैसे में नो रिफंड नो रिटर्न की पॉलिसी की वजह से वो यूजर भी परेशान होती है। ये एक तरह का फ्रॉड ही होता है। फ्रॉडलेंट पेमेंट और धोखेधड़ी से पेमेंट करना, और कैन से दीज आर द पेमेंट मेड यूजिंग स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रॉडलेंट पेमेंट में क्या होता है कि आप जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब पेमेंट करते हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल आप और कैन से या बैंक का अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जो होगा ये सारे को चोरी कर लेते हैं। चैरिटी फ्रॉड, it is a type of online scam where the victim willingly gives the money under false pretense। तो चैरिटी फ्रॉड में एक तरह का ऑनलाइन स्कैम आप कर सकते हो या ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हो जिसमें जो विक्टिम होता है और कैसे जो यूजर होता है वो बहुत खुशी से पैसे देता है, बस नहीं कि शो ऑफ करने के लिए आप कह सकते हो, शो ऑफ करने के लिए पैसे देता है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। द क्रिमिनल अपील्स टू योर सेंस ऑफ राइट आंसर बाय पोजिंग एज ए representative of charitable organization dedicated to an important cause like cancer और एड रिसर्च। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे यूजर्स को टारगेट करते हैं जो कि बहुत मतलब वो एक हेल्प करना चाहते हैं, लाइक कैंसर के पेशेंट के लिए कुछ भी ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके वो यूजर को अपने में वो मतलब कन्विंस करते हैं उन पैसे लगाने के लिए, और यूजर भी बहुत खुशी से विलिंगली पैसे लगा देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा होता है। सो दीज आर द types of e-commerce fraud. Now let's discuss about way to prevent e-commerce fraud. How can we prevent e-commerce fraud? And the first one is shop securely. Always use secured internet connection and not a public Wi-Fi while purchasing something। तो कभी भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, मनी पैसे की लेन देन जो करते हो वो कभी भी पब्लिक वाईफाई पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू नहीं करना चाहिए, और आप भी अगर खुद का इंटरनेट यूज करो तो वो सिक्योर होना चाहिए। अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्पाईवेयर, एडवेयर एंड मालवेयर। तो हमेशा आप किसी अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ आपके सिस्टम में आपके मोबाइल में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा होना चाहिए जो कि आपको, और वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए ताकि वो आप जितने भी मालवेयर होते हैं लाइक स्पाईवेयर हो गए, एडवेयर हो गए, ऐसे सारी चीज़ों से मालिशियस प्रोग्राम से आपको बचा सके। परचेज ओनली फ्रॉम सिक्योर्ड ई कॉमर्स मर्चेंट, और हमेशा वैसे जगह से आपको ई कॉमर्स मर्चेंट वैसे सिक्योर मर्चेंट से परचेज करना चाहिए जो सिक्योर हो। इंश्योर द ई कॉमर्स वेबसाइट यूजेज इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट लाइक TLS एंड SSL। तो आप जब भी किसी ई कॉमर्स मर्चेंट से परचेज कर रहे होते हो तो आप इस चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओ कि जो वेबसाइट जहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो वो प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल फॉलो करता है कि नहीं, लाइक TLS एंड SSL वाले प्रोटोकॉल को, सिक्योर सॉकेट लेयर ऐसे प्रोटोकॉल को फॉलो करता है या नहीं। Check that the lock icon is present in the address bar and the URL has an HTTPS before entering payment details into any website। और कभी भी किसी वेबसाइट में अगर आप मनी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो, पेमेंट देने वाले होते हो, तो प्लीज़ आप उस समय ये चेक कर लो कि जो एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप URL टाइप करते हो उस URL एड्रेस बार में एक पैडलॉक साइन मतलब ताले का साइन वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, पैडलॉक लॉक आइकन का साइन दिख रहा है कि नहीं, और HTTP जो URL में जो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो हम यूज करते हैं उसके साथ एक S लगा हुआ है कि नहीं, तभी आप कोई मनी ट्रांजेक्शन करो। कीप इट ऑनलाइन, नेवर गिव पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओवर द फोन। आपसे कभी भी हो सकता है कोई फ़ोन किसी बैंक का नाम लेके कॉल आ जाए कि मैं आपके इस बैंक से कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल चाहिए, तो कभी भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे नहीं देना चाहिए। इफ़ यू रिसीव ए फ़ोन कॉल फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी एन ई कॉमर्स मर्चेंट यू हैव रिसेंटली ऑर्डर फ्रॉम,
Ask for a call back number and call them back to make sure that it is a genuine call. तो अगर ये ज़रूरी नहीं किसी बैंक से ही आपको इस तरह के कॉल आए, हो सकता है आप जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो उस कंपनी के नाम से भी आपको एक फ़ोन आ जाए कि आप जो प्रोडक्ट पर मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके साथ एक फ्रॉड करने की कोशिश की जाए कि आप प्रोडक्ट परचेज किए हो, उसका मतलब उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल आपको फिर से देना होगा ताकि हम आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा सकें। तो कभी भी अगर इस तरह का कोई कॉल आता है, ई कॉमर्स मर्चेंट की तरफ से भी कोई कॉल आता है, तो प्लीज़ आपको उनसे एक कॉल बैक नंबर मांग लेना चाहिए जिसपे ताकि आप उस पर कॉल बैक कर सको और मेक श्योर हो सके कि वो जेन्युइन कॉल है कि नहीं। अगर वो जेन्युइन नहीं होगा, कोई फ्रॉड लोग कॉल कर रहे होंगे, तो कभी भी आपको कॉल बैक नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसपे आप कॉल बैक कर सको। रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसी। A good and secure e-commerce will have a clear and easy to understand refund and return policy। तो कोई भी अच्छा और सिक्योर जो ई कॉमर्स मर्चेंट और कह सकते हो ई कॉमर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आप उनके पास एक क्लियर और आसान सा मतलब पॉलिसी होता है जिसमें वो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी रखते हैं जो आसानी से यूज़र समझ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं। Check the grammar. Look for the grammatical errors because phishing website often have a grammatical error in their text। तो जब भी आप किसी को मेल कर रहे होते हो तो बी श्योर कि आप जो टाइप कर रहे हो, जो कंटेंट आप सेंड करने वाले हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि जो फिशिंग वाले जो मैसेजेस आते हैं, मेल आते हैं, मेल्स आते हैं, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक से आपको पहचान में आ जाता है कि हाँ, अगर आपको किसी मेल में या किसी मैसेज में बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रहे हैं तो इट कैन बी फिशिंग। आपके साथ फिशिंग होने के लिए, फिशिंग के लिए ऐसे मेल आ रहे हैं। तो आप जब किसी को जेन्युइन मेल करने वाले और उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हैं तो वो ये आपको फिशिंग के लाइन में मतलब आपके मैसेज को फिशिंग, एक तरह से आपको फिशिंग उसको डिसाइड कर दिया जाए, उसको एक फिशिंग डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ, ये जो मैसेज है फिशिंग के लिए है। Do a background check on the charity organization. Ensure the authenticity and the history of the charity organization before making charitable contribution। तो अगर कभी भी आपको ऑनलाइन चैरिटी करने का मन करता हो जैसे और चैरिटी करना चाहते हो तो ऐसे में इंश्योर हो जाओ कि जिस भी आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी करने वाले हो उनकी हिस्ट्री क्या है, वो जेन्युइन है या नहीं, वो मतलब सिक्योर है या नहीं, आप उसके आप उनको दे सकते हो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं करने वाले आपके साथ। ये सारा कुछ आपको देख लेना चाहिए किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करने से पहले। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I discussed today. Remaining topics of chapter 7 will be discussed in next video. Thank you.